नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दूरदर्शन जो आपके हमारे इस देश की आम जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, उस दूरदर्शन में एक प्रतापी एंकर है, नाम है अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव फरार है और अशोक श्रीवास्तव के पीछे पुलिस है। अशोक श्रीवास्तव के फरार होने की खबर क्यों बड़ी है? क्योंकि अशोक श्रीवास्तव देश के सरकारी चैनल पर बैठ करके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को जूतों में तलाश रहा था। जूतों में तलाश रहा था कि जूते की सोल, सोल में धूल, धूल में फूल, उसमें परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब राहुल गांधी को गरिया रहा था ये आदमी। और जैसे ही पुलिस ने एक्शन लिया, एक्शन भी ऐसा कुछ नहीं है कि यूएपीए टाइप हो, एक्शन भी हिमंता बिश्वा शर्मा वाला नहीं है, सामान्य एक्शन है। जांच में सहयोग करना है भैया, जांच में सहयोग करना, लेकिन गायब हो लिया है। और ये इतना प्रतापी है कि इसके घर की शादी में भी साक्षात देवादिदेव नरेंद्र देव पधारते हैं, उसके बावजूद फरार है। तब तो डंके की चोट पे खड़े होकर कहना चाहिए कि हम जांच में शामिल होंगे। विपक्ष का आदमी अदालत में जाता है तो भी लोग कहते हैं डर गया, और ये जो पालतू हैं ये जांच में शामिल होने से भी कतराते हैं, भाग जाते हैं, तब जुबान बंद हो जाती है। और मामला भी क्या, क्यों गरिया रहा था? सावरकर के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, सावरकर का औरा, सावरकर का तेज टॉर्च से जलाने के लिए ये राहुल को गरिया रहा था। सावरकर का तेज, सावरकर की आभा वैसे तो नजर आती नहीं है, उसके लिए टॉर्च जलाना पड़ता है ना। टॉर्च जला करके देखो कहां है सावरकर की आभा, तब दिखता है। तो टॉर्च जला रहा था, राहुल को गरिया रहा था, और उस सावरकर की आभा को ये निखारने में लगा था जिस सावरकर का सच आज अदालत में खुल गया है। अदालत के सामने सच तो बहुत पुराना था और स्थापित सच था। अदालत में ये स्वीकारा है सावरकर के अपने परपोते ने कि सावरकर इक्वल टू माफी वीर। ये तो परपोते ने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं, यही बात तो देश कह रहा है। तो मिर्ची लग जाती है, सावरकर माफी वीर, सावरकर माफी वीर। अरे क्या दिक्कत है सावरकर माफी वीर में? कहो ना कि हाँ मेरा सावरकर माफी वीर था और हम भी माफी वीर, क्योंकि था सावरकर माफी वीर। सावरकर की जिंदगी में माफीनामा ही सबसे ज्यादा है। किताबें 2 लिखी होंगी तो माफीनामा 5 लिख डाला। अब और इससे ज्यादा क्या बोले? भाव को ले आइए, तब पूरी कहानी बताते हैं। लाइए जोड़िए। स्वागत है भाव भैया। हेडलाइन लाओ, बड़ी खबर है, राहुल गांधी से ही जुड़ी दोनों खबर है। ये देखिए लाइव लॉ के हेडलाइन, सावरकर फाइल्ड मर्सी पिटीशन बिफोर ब्रिटिश 5 टाइम्स, ट्रीटेड काउ एज ए यूजफुल एनिमल नॉट गॉड। सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 5 बार मर्सी पिटीशन मतलब माफीनामा दिया, और गाय को सावरकर एक उपयोगी जानवर मानते थे, देवता, भगवान, देवी, माता नहीं मानते थे। ये अदालत को बताया है किसने? ग्रैंड नेफ्यू, सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू ने, परपोते ने ये बात अदालत को बताई है। अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे? कौन है सात्विकी सावरकर? वही जो राहुल गांधी पर केस कर रखा था कि राहुल गांधी ने सावरकर की मानहानि की है। अब वो मानहानि का मुकदमा लड़ते 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 बेचारा इतना उब गया कि खुदे बता दिया कि भाई मेरा परदादा माफीवीर था। हालांकि उसमें इफ बट किंतु परंतु लगाया है। आज हम उस किंतु परंतु को लाए हैं इरेजर, उससे डिलीट करेंगे, और तर्कों के साथ। वो तर्कों का इरेजर है, वो थेथरई का नहीं है, उससे डिलीट कर देंगे किंतु परंतु। अगली चलिए आगे बढ़िए, हेडलाइन पर आइए, आगे हेडलाइन बढ़िए। सावरकर ने 5 माफीनामे अंग्रेजों के पास भेजे थे, पड़पोते ने कोर्ट में माना। गाय पर क्या कहा? आगे चलिए हेडलाइन। वायर लिखता है, गाय को भगवान नहीं उपयोगी पशु मानते थे, अंग्रेजों को 5 बार दया याचिका दी, सावरकर के परिजन। खबर के भीतर चलिए, ये समझ लीजिए, तब अशोक श्रीवास्तव ज्यादा समझ में आएगा कि ये लोग कैसे, ये सब कैसे पालतू हैं।
पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट को हाल ही में यह जानकारी दी गई कि दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने 5 माफी याचिकाएं दायर की थी। सावरकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भर्ती की अपील भी की थी। यह जानकारी सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर की गवाही में सामने आई, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। उसी की सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर ने गवाही दी है। आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में भाषण देकर सावरकर को कथित रूप से बदनाम किया था। अब इससे ज्यादा क्या बदनामी होगा भैया। हालांकि राहुल गांधी ने तमाम तथ्यात्मक बातों का हवाला देते हुए ऐतिहासिक संदर्भ भी बताए थे। आगे बढ़िए जरा, खबर के भीतर थोड़ा आगे चलिए। सत्यकी सावरकर ने यह भी स्वीकार किया कि सावरकर ने कभी गाय को भगवान नहीं कहा, बल्कि उसे सिर्फ एक उपयोगी पशु बताया। अपनी जिरह में सत्यकी ने कहा कि यह सत्य है कि सावरकर ने सेलुलर जेल में रहते हुए 5 बार माफी याचिकाएं दायर की थी। न केवल सावरकर बल्कि अनेक राजनीतिक कैदियों ने भी ब्रिटिश सरकार को इसी प्रकार की याचिकाएं भेजी थी। यह कहना सत्य नहीं है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार सावरकर पर द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तावित करने का आरोप लगाया जाता है। सावरकर ने द्विराष्ट्र विवाद पर तथ्यात्मक टिप्पणियां की थी, किंतु इस अवधारणा के मूल प्रवर्तक वे नहीं थे। मतलब इस द्विराष्ट्र पर साथ थे, प्रवर्तक नहीं थे। वो प्रवर्तक नहीं थे, वो एडिसन नहीं थे, बल्ब नहीं बनाए थे, लेकिन बल्ब जलाए थे वही। यह सिद्धांत सैयद अहमद खान ने प्रस्तुत किया था। यह भी सत्य है कि सावरकर के अनुसार गाय एक उपयोगी पशु है, न कि भगवान। हालांकि इतिहास में दर्ज है कि टू नेशन थ्योरी को हिंदू महासभा ने सबसे पहले, आगे नीचे भी है, कट कर दिया आप लोगों ने, सबसे पहले प्रस्तावित किया था इतिहास में। हाँ, प्रस्तावित किया था, जिसका बाद में जिन्ना ने भी समर्थन किया। ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी, ये जिन्ना और हिंदू महासभा, मतलब सावरकर और जिन्ना का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था बेसिकली। इसको भी भैया अदालत में कोई चैलेंज करे, देखो महीना भर बाद उसको भी कबूलेगा, और नहीं कबूलेगा तो हम लोग लेके आएंगे, किताब दिखाएंगे, सारे ऐतिहासिक दस्तावेज। अब 3 पॉइंट हैं। एक तो माफी वीर सावरकर, एक गाय हमारी माता है, सावरकर को नहीं भाता है। ये सावरकर को कभी नहीं पसंद था गाय हमारी माता है, वो कहता था उपयोगी पशु है, अपना जो उसका इस्तेमाल करना है, जब तक दूध के लिए है दूध के लिए करो, उसके बाद और अगर भोजन के लिए करना है भोजन के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, उपयोगी पशु। तीसरी बात, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करने, इसमें भी एक हास्यास्पद बचाव किया है। हालांकि वही मैंने कहा किंतु परंतु। कहा क्या सात्यकी ने कि वो इसलिए कहा था 42 में कि शामिल हो जाओ, क्योंकि आजाद भारत के वक्त, जब भारत आजाद होता तो उस समय एक प्रशिक्षित सेना भारत को चाहिए थी। इसीलिए सावरकर ने बहुत दूर तक सोचा कि इसी समय भर्ती होकर के प्रशिक्षित हो जाए भारतीय, और प्रशिक्षित हो जाएंगे तो आजादी के बाद भारत की एक ट्रेंड सेना होगी। और बाद में देखिए पाकिस्तान से 1948 में एक काम भी आ गया। तो सात्यकी सावरकर को यह नहीं पता है कि जब 42 में सावरकर ने बात कही थी, उससे पहले भी अंग्रेजों की सेना में 80% भारतीय ही थे। और उस समय नहीं, जब सावरकर पैदा हुए नहीं थे उन 1857 में, तब भी मंगल पांडे प्रशिक्षित सेना में थे, अंग्रेजों में था, सावरकर पैदा नहीं हुए थे। विद्रोह किया, जिस मंगल पांडे के नाम से, मंगल पांडे के नाम से विद्रोह माना जाता है, तो वो ट्रेंड सैनिक थे। जो 1857 का गदर हुआ, पहला स्वातंत्र का जो लड़ा है जिसको हम मानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हथियार किसके पास थे? यही सैनिक जो ब्रिटिशर्स ने ट्रेंड किए थे। ब्रिटिशर्स से और फ्रेंच से ट्रेंड करने का आज का नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। इवन पेशवाओं ने जो पानीपत की लड़ाई लड़ी, उसमें जो इब्राहिम गार्दी था तोपची, उसने फ्रेंच सैन्य से ट्रेनिंग ली थी। तो ये जो उल्टा पूर्ण तर्क दे रहा है, ये लोगों को समझ रहा है कि जब अकल देने गए थे तो ये अकेला गया था, बाकी सब छलनी लेके गए थे। ये मूर्ख इस बात को नहीं जानता। ऐसी कई किताबें हैं कि जो सावरकर के साथ स्वतंत्रता वीर और भी लोग थे। ऐसे कई बंगाल के बंदूकी पूरी परिवार के 3-3 भाई भी जेल में रहे हैं, उसी टाइम सेलुलर जेल में। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उनका मृत्यु हो गया, उनकी कुछ किताबें उनके ऊपर लिखी हुई अभी है, लेकिन वो अपने आप को वीर नहीं कहते। ये वीर इसलिए कह रहे थे कि अंग्रेजों के लिए वीरता थी इनकी, भारतीय सैनिकों भेजो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जो जितना भी फौज का नुकसान हो गया, उसमें कौन ज्यादा लोग मरे? अंग्रेज नहीं मरे,
अंग्रेजों सब ने भारत जहां जहां उनकी सत्ता थी वहां से जो लाए हुए लोग थे वो गदर मुल्जी जैसे कट गए। तब अंग्रेजों को जरूरत थी, अंग्रेजों ने बोला था कि हमको सेकंड वर्ल्ड वॉर सर पे आ गया है, तब सावरकर, क्योंकि सावरकर पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों से, सावरकर ने जब देश आजाद हुआ तो तमाम राजा महाराजाओं को पत्र लिखे कि किसी भी हालत में भारत में इकट्ठा नहीं होना, आप अलग अपना राज्य बनाए रखो, सबको पत्र लिखे। लेकिन उनके पत्र के कोई कीमत नहीं थी। लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने झुकते हुए एक पूर्ण संयुक्त भारत का निर्माण हुआ। सावरकर ने कहा कहानी करी। सावरकर के ऊपर यूके में सबसे पहला केस कौन सा चला आशीष जी, आश्चर्य होगा आपको। कोई देश प्रेम का और देशद्रोह का केस, कोई या वो अंग्रेजों को मारने का नहीं था, महिलाओं से रिलेटेड केस था, पहला केस उनके खिलाफ जो हुआ ही है। चाहे तो एक आध दिन मुझे लगता है कि टिकले को बुला के एक शो ही करना पड़ेगा 1 घंटे का, कैसे थे सावरकर। तब तो कपड़े मैं उतर मराठी जाएंगे हूं, मैं मराठी हूं, मैं सावरकर का आदर करता हूं एक साहित्य के रूप में, लेकिन मराठी का साहित्यकार होने के नाते मैं उन्हें लाइसेंस नहीं दे सकता कि वो देशद्रोह का काम करे और मैं चुप रहूं। दाऊद इब्राहिम बहुत बढ़िया हिंदी का साहित्य लिखे तो मैं कहूंगा कि दाऊद ने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन दाऊद को मैं देश प्रेमी नहीं मानूंगा। ये कई चीजें हैं, ये बेसिकली ब्राह्मणों का लादा हुआ पूरे समाज पे ये वीर शब्द है। बिल्कुल। एक कब उत्पत्ति हुई और आज भी वही। आज मैं चैलेंज करता हूं किसी भी सावरकर प्रेमी को, मैं नहीं बोलूंगा, आशीष जी नहीं बोलेंगे, मैं निरंजन टिकले को खड़ा कर दूंगा। निरंजन टिकले आपको इंग्लैंड की वो कोर्ट के कागज दिखाएगा, केसेस दिखाएगा जहां महिला रिलेटेड केस चले, मैं बताऊंगा। और मेरा चैलेंज है ओपन, मुझे चैलेंज करे कोर्ट में। अरे गोडसे और सावरकर ने कहा था कि गाय वाय क्या है, सावरकर ने कहा था गाय कहाँ की माता हो गई। उन्हें कहा कि एक जरूरी जानवर है, उपयोगी जानवर है, और जब बुढ़ी हो तो उसको उससे निजात पानी चाहिए, ये किसानों पे बोझ हो जाती है। गाय ब्राह्मण का कंसेप्ट किसने निकाला? और आज एक गौशाला चलाते हैं, कितनी गायें मर रही है, गौशाला का पैसा छीन रही है लोग गौशाला के नाम से। छोड़ दिए, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा था, राहुल गांधी ने जितना कहा उसको लेकर ये कोर्ट गए। अब जब सारे डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, अभी तो एक बहुत बढ़िया किताब आई है अरुण शौरी जी की, उस किताब में तो और बहुत बड़े खुलासे हैं कि जब ये वीर सावरकर, मतलब सावरकर क्या वीर कहें, जब ये सावरकर जाते थे, जब ये सावरकर जाते थे वाइसराय से मिलने, तो वहां कुछ एक बात करके आते थे और बाहर आके एक बात बताते थे। तो बाहर की बात तो मीडिया में छपती थी, क्योंकि तब सवर्णों के कब्जे में मीडिया था। कोई तब ओबीसी वाला आदमी कोई, तो बाबा साहब आंबेडकर को अखबार निकालना पड़ा, सवर्णों के कब्जे में मीडिया हुआ करता था। मैं ये नहीं कहता कि सवर्ण देश प्रेमी नहीं थे, सवर्णों ने भी लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है। आदरणीय कमलापति त्रिपाठी संपादक हुआ करते थे आप ही के बनारस में, आशीष जी, और आजादी की लड़ाई खंडे से खंडा लड़ा के लड़ी है। एक संपादक का लेख क्या हो सकता है? साइमन गो बैक करने के बाद लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसी, वो आहत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक लेख लिखा कमलापति त्रिपाठी ने, शायद उस समय जो आज अखबार बड़ा था, उसमें एक लेख लिखा कि क्या तरुणाई समाप्त हो गई बनारस में, और बनारस पूरा रास्ते पे था। ऐसा नहीं, लेकिन ये सिस्टमैटिकली एक प्रोजेक्ट किया गया, वीर सावरकर, और उसके चलते सावरकर ने कोई वहां कोलू वोलू का काम नहीं किया है, फिल्मों में गलत दिखाया है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन बताता है कि सावरकर की जो हेल्थ थी उसको देखते हुए उनको नारियल की 2 रस्सी बनाने का काम दिया हुआ, जो सबसे इजी काम माना जाता है वहां पर। ये मैं कोई अशोक वानखेड़े अपने मुंह से नहीं कह रहा भैया, ये डॉक्यूमेंटेड है। कोई काम दिया है तो वो लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने उस टाइम पे लिखा है। जो अरुण शौरी जी की किताब है, वो किताब उस डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड बनाई गई है कि जो अंग्रेजी अधिकारियों ने इंग्लैंड में जो पत्र व्यवहार किया कि सावरकर मिले थे और सावरकर ये प्रपोजल देके गए।
उससे निकली चीजें। और यहाँ सावरकर बाहर आके मीडिया को बोलते थे कि मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, और अंग्रेज को भी लगता था चलो ठीक है, हमारे लिए क्या बोला हमको मालूम है, इसको बाहर हवाबाजी करने दो। ये हुआ है। तो राहुल गांधी को सावरकर को ऐसा बोला और सावरकर को ऐसा बोला, जितना मैं तो सभी लोगों को कहता हूं कि सावरकर गलत या सही, इसका आकलन डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें। और जब डॉक्यूमेंटेशन, जब मैं बता रहा हूं, जब डब्बा खुलेगा ना, ये भानुमति का पिटारा, ये सुशांत सिंह राजपूत जैसा मामला हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का गरीब का लड़का और अन्याय हो रहा है। जब कागज खोले तो उनके पिता ने कहा कि आप बस करो यार, अब एक केस बंद करो, ये और छीछा लेदर मत होने दो मेरी बेटी की, कि मेरा बेटा कैसा चार्टर ले लेके बैंकॉक जाता था लड़कियों को लेके, अब मत करो उसको, खत्म करो। तो वीर सावरकर ठीक है, आपको वीर लगता है आप अपने पास रखो, ये थोपो मत दूसरे पे। और कोई कहता है तो उसको जबरिया मत कहलाओ कि ये वीर ही था। कहो इसे लिया क्यों? एकमात्र पूरे आजादी के आप पढ़ो पूरा, मतलब कांग्रेस की स्थापना 1885 से चाहो या चाहो तो 1857 से शुरू करो, और 1947 तक इकलौता एक व्यक्ति है जो संघ के आउटफिट में जो खांचा है ना, जिसको वहां पर फिट किया जा सकता, नहीं जहां पर किया जा सकता। ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल हिंदू महासभा से संघ की कभी पटी नहीं, लेकिन आज के डेट में, नहीं आज के डेट में जब बीजेपी और संघ के पास कोई नायक ही नहीं है, तो महात्मा गांधी हमारे, नहीं सरदार पटेल हमारे, उसमें वीर सावरकर हमारे, नहीं एक केवल एक मिनट, उसमें कुछ और टेक्निकल चीजें। आज तो बहुत नायक है, आज तो सबके नायक को आप एक दिन आप बाबूजी की करो, पिताजी की आप एक वर्षगांठ मनाओ, आपसे ज्यादा फूल चढ़ा देंगे, ये कह देंगे कि नहीं वो तो मास्टर साहब जब पढ़ाते थे तो स्कूल में तो अशोक को कम प्यार करते थे, हम लोग को ज्यादा कहते थे, संघ वालों को ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। ये तो सबके पिताजी बाबूजी के विरासत कब्जा लिए हैं, आज इनके पास कभी नहीं है। ये तभी सावरकर को मैं 80s 70s से बता रहा हूं, ये सावरकर को एडॉप्ट कर लिए थे। सावरकर इनका पहला उधार का सिंदूर था। हाँ, इनसे मैच नहीं हुआ। पहला उधार का सिंदूर इसलिए सावरकर था क्योंकि सावरकर इनके आउटफिट में कोई जो फिट होने लायक मिला तो पहला आदमी सावरकर मिला, क्योंकि वो दक्षिणपंथी है ना। हाँ। कि एक राइट विंगर चाहिए, राइट विंगर के रूप में एक आदमी की जो राइट विंगर इन दक्षिणपंथियों में घुस पाए। बाकी कोई फिट ही नहीं हो रहा था, ना कोई क्रांतिकारी। मैं तो इसलिए नाम के साथ रिमाइंड करते हुए दिमाग में, एक भी क्रांतिकारी आप बंगाल से लेकर पंजाब तक और केरल से लेकर के कश्मीर, एक सिंगल क्रांतिकारी नहीं मिलेगा जो इनके क्रांतिकारी नहीं। वासुदेव बलवंत पढ़ के कभी नहीं अडॉप्ट कर पाए संघ वाले। जबकि वासुदेव बलवंत फड़के हम लोग पढ़ते हैं तो वही है ना, फड़के को फड़क लो तो बाजू में फड़कने लगे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये सावरकर पहला कंफर्टेबल सिंदूर मिला उधार का, जिसको लगाए सब माथे में, घूमने लगे। वो ऐसा सिंदूर था जो सिंदूर जैसा दिखता था। वो वही वाला है जो लहू में दौड़ता है, जो मोदी के लहू में दौड़ता है, वो वाला सिंदूर था सावरकर। हाँ। वही वाला। मैं आपको दिखा दूं माफीनामा, एक बार जब कहा है चर्चा है तो एक बार दर्शकों को दिखा देते। भैया लाओ जरा दिखाओ भाई, माफी दिखा दो एकदम। पहली याचिका 1911, अंडमान पहुंचने के मात्र 1 महीने बाद सावरकर ने पहली बार माफी की अर्जी दी थी। मात्र 1 महीने में इतना कूल जो पेल दिया, 1 महीना में माफी पहली बार। दूसरी याचिका 13 में, 14 नवंबर 1913 को उन्होंने सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक को एक विस्तृत याचिका सौंपी। इसमें उन्होंने खुद को पढ़ने में हंसी आ जा रही, भटका हुआ बेटा बताते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी और सेवा का वादा किया था। मतलब ये खुद को कहा था कि मैं अंग्रेजों का भटका हुआ बेटा हूं, अंग्रेज सरकार का, साम्राज्य का, तो मुझे फिर से एक बार मौका दे दो, मैं वफादार रहूंगा, सेवा करूंगा। भटका हुआ बेटा वापस आना चाहता है 1913 में। 1914 में तीसरी याचिका। अब यही तो देखिए, यही तो राष्ट्रवाद के मापदंड बने हुए हैं सर। 14 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद उन्होंने फिर से याचिका भेजी।
इस वाली याचिका में तो बहुत कुछ था प्रथम विश्व की शुरुआत में। फिर चौथी याचिका 1918 में भेजी, अपने रिहाई के लिए उन्होंने एक और प्रयास किया। और पांचवी याचिका उन्होंने 1920 में भेजी, 30 मार्च 1920 को उन्होंने फिर से याचिका दी, जिसमें उन्होंने संवैधानिक रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया कि अब मैं संवैधानिक रास्ते पर चलूंगा और कुछ भी गलती नहीं होगी। मतलब भटका हुआ बेटा 1911-13 से 20 तक एकदम ही दुरुस्त हो गया था। और इतने नहीं, हम 5 दिखाए। 1924 में ये रत्नागिरी की जेल से छूटे। तो जेल से छूटने के बाद इन्होंने कहा कि मैं जिले से नहीं जाऊंगा जब तक मालिक आप नहीं मुझे आदेश करोगे, मैं जिले की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, बस जेल से छोड़ दो मुझे। रत्नागिरी जेल से जब छूटे महाराष्ट्र में, ये रत्नागिरी में ही रहे। ये ओरिजिनल नासिक के रहने वाले थे। हाँ। नासिक में इनका परिवार था, ये रत्नागिरी में रहे। और रत्नागिरी में रहने के लिए उन्होंने कहा कि माँ बाप अब मैं वहां तो जा नहीं पाऊंगा नासिक, और रत्नागिरी में मैं क्या करूंगा, तो मुझे खाने पीने के लिए इनको पेंशन अलॉट हुई रत्नागिरी में जेल से छूटने के बाद। ये तो है, बताइए, यही पेंशन आज अब कार्यक्रम क्या हुआ, ना, मतलब सुधांशु त्रिवेदी टाइप जो लोग हैं, जो स्पोक्स पर्सन बने हैं, जो अपने आप को बड़े प्रख्यात पंडित मानते हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं, वो पत्र निकालते हैं कि गांधी ने भी माफी मांगी। भाई कब मांगी? तो गांधी ने एक पत्र लिखा, नीचे लिखा था योर सिंसियरली। योर सिंसियरली मतलब क्या? माफी हो गई, तुम्हारा सेवक हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांगी थी एक बार। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इस राज्य में, इस संस्थान में अरेस्ट हो गए थे, वहां उन्होंने माफी मांगी। ये ऐसे पत्र निकालते, लेकिन इस पत्र का यदि मैं पत्र पूरा पढ़ के दिखे माफी मांगने का, तो शर्मसार हो जाएगा लोग। तब लोगों को समझ में आएगा कैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने 150 साल राज्य क्यों किया। ऐसे गद्दार लोग थे हमारे बीच में, जिसकी वजह से अंग्रेज राज्य करते रहे। यदि पत्र की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े तो, यू आर सिंसियरली, और मैं भटका हुआ बेटा हूं आपका, मुझे माफ करो। सुबह का शाम से, वो क्या ना, सुबह का गलत हुआ, शाम को आ गए तो देर से नहीं आया, दुरुस्त आया, वो डायलॉग है ना, वो मारते थे। अरे पूरी चिट्ठी भाऊ कितना क्या लिखा तो है कि इस मैं समय जब डॉक्यूमेंट है आशीष, तो परपोता क्या कहेगा? क्या कहेगा परपोता? मैं कई भी संगी मुझे मिल जाते हैं तो मैं इनको कहता हूँ कि बोले यार आप तो मराठी हो, आपको वीर सावरकर। मैंने नहीं, वो साहित्यिक थे, मैं उनकी से इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे बताओ, चलो तुम जो बोलते हो अपने जगह पे, मुझे इतना ही बता दो, गाय के ऊपर आप और सावरकर एक लाइन पे हो क्या? अरे यार तुम गाय कहां से बीच में लाए? बोले नहीं, सावरकर समग्र होगा ना, सावरकर को समग्र अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, कि गाय वाला सावरकर नहीं चाहिए, माफी वाला सावरकर नहीं चाहिए, और बीच वाला सावरकर चाहिए। ऐसा थोड़ी मिलता है। ये बकरा थोड़ी है कि मुझे कलेजी कलेजी दे दो, रान रान मत दो, ये कर दो, वो कर दो। तो पूरा सावरकर होगा या नहीं होगा? अब आपको मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन, जिसकी आपने शुरुआत की थी अशोक श्रीवास्तव ने, आप बोलिए, नहीं तो मुझे अशोक श्रीवास्तव के बारे में मुझे बोलने दीजिए। ला भैया जरा शुरू करो। राहुल गांधी पर टिप्पणी मामले में घिरे एंकर अशोक श्रीवास्तव नोटिस देने गाजियाबाद पहुंची तेलंगाना पुलिस, मगर लौटी खाली हाथ। आगे चलिए, अगली हेडलाइन। डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव फरार, तेलंगाना पुलिस को तलाश। और चलिए इसके खबर के भीतर चलिए। अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ तेलंगाना के हैदराबाद स्थित बेगमपुरा थाने में मामला दर्ज है। शिकायत यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी ने करवाई है। आरोप उस बयान को लेकर है जिसमें श्रीवास्तव ने अपने टीवी कार्यक्रम में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना वीर सावरकर से की थी। इसी टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हुआ और मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। और आगे चलिए। तेलंगाना पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पहुंचे और स्थानीय पुलिस के समक्ष अपनी आमद दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील करने आए हैं। यह नोटिस अशोक श्रीवास्तव को जांच में शामिल होने के लिए जारी किया गया है। देखिए, नोटिस लेने के लिए बात किया। आगे चलिए। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि अशोक श्रीवास्तव का निवास सूर्यनगर चौकी क्षेत्र में है।
तेलंगाना पुलिस जब वहां पहुंची तो वह घर पर मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार और आवश्यक औपचारिक प्रयासों के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये क्या था, क्या बोला था, एग्जैक्ट जो है उसका जितना हम बता सकें वो आपको बता ही देते हैं। एक वीडियो किया था, इसमें एंकर अशोक श्रीवास्तव 2 टूक कार्यक्रम करता है। 2 टुकड़ों पर पलने वाले 2 टूक प्रोग्राम करते हैं। ये भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, युवा चेतना रोहित सिंह, अब इन सबका जो मैं बताने लगूं, ये रोहित सिंह और एक अभिषेक ब्रह्मचारी है, ये सब ताज होटल लखनऊ में कभी भी पाए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का अशोक यादव इन सबको स्क्रीन पर साझा कर रहे थे। तभी श्रीवास्तव कहते हैं कि आप सावरकर की जूते की नोक के बराबर नहीं है, आप उनकी चप्पल में लगी मिट्टी के कण के 1,000वें हिस्से के बराबर नहीं है। राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे लगी धूल के एक कण के बराबर नहीं है। ये चप्पल के नीचे, तल्ली के नीचे, बेसिकली ये पता है कहां से देख रहा था राहुल गांधी को? इसको हटा दीजिए। वहां पे आशीष, मैं एक बात बता दूं, सैयद जावद जो है, ये हाँ हाँ जो उसमें था, वो अकेला था जिसने प्रतिरोध किया था इसका। हाँ, तो वो जवाब तो वो तो प्रतिरोध करेगा, लेकिन उसको हम उसके बाद बैन ही कर दिया इन लोगों ने, उसके बाद बैन ही कर दिया उस लोगों ने। ये मैं बताऊं, इस पूरे डिबेट में अशोक श्रीवास्तव कहां पे था भाई? जो जूते के तल्ले के नीचे कौन देख सकता है? जो जूते के तल्ले के नीचे होगा, आप समझिए ना। कोई भी आदमी, मैं तो, आप भाऊ जूता पहन के आते हो, मैं तो आज तक नहीं देख पाया कि जूते के तल्ले के नीचे धूल लगा है, कीचड़ लगी है। जूते के तल्ले के नीचे वही देख सकता है जो जूते के तल्ले के नीचे होगा। पूरी डिबेट अशोक श्रीवास्तव साहेब के जूते के तल्ले के नीचे से ही देख रहा था। वो जूते के तल्ले के नीचे से देख रहा था कि धूल का कण कण का जो है सब देख रहा था। मैं अब इनका फरारी के 2 ट्वीट दिखा दूं, फरारी के 2 ट्वीट, फिर पूरी आपसे सुनना है मुझे, फुल पूरे इनके बारे में कुंडली लाओ भैया, जरा सुनाओ, दिखाओ। डीडी न्यूज वाले अशोक श्रीवास्तव पर तेलंगाना के बेगमपुरा थाने में मामला दर्ज है। इस मामले में पुलिस जब अशोक श्रीवास्तव के घर पहुंची तो अशोक घर से फरार हो गए। फिलहाल अशोक श्रीवास्तव का कहीं कोई पता नहीं है। तेलंगाना पुलिस अभी दिल्ली में है। अगला ले आओ। ये उदय भानु चिब, जिस नौजवान ने भर दिया ऊर्जा कांग्रेस के यूथ में। अशोक श्रीवास्तव पत्रकार है। जनता के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर जो आदमी भाजपा की दलाली करता है उसे पत्रकार कहकर असली पत्रकारों का अपमान मत करो, और सभी को अपने कर्मों की सजा यहाँ ही भोग कर जानी है, थोड़ा सब्र करो। सरकारी दलाल अशोक के पापों का घड़ा पहले ही भर चुका है। अब भाव के पास चलते। देखिए आशीष जी, राजेंद्र माथुर जो थे वो पत्रकारिता के विश्व पितामह मत मानता हूं। हाँ, उनकी पत्रकारिता में कभी उन्होंने बायस पत्रकारिता नहीं की और उन्होंने पत्रकारिता के नए सिद्धांत स्थापित किए। आज थोड़े बहुत पत्रकार जो बचे हैं, जो थोड़े बहुत पत्रकारिता में जो चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं राजेंद्र माथुर की एक छाप है उनपे। या तो कोई, हम तो एकलव्य जैसे थे, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम उस शहर से, इंदौर से, जहां से वो पत्रकार अशोक, जब राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स आए नई दुनिया छोड़ के दिल्ली और उनको यहाँ लाए गए, तो वो एक संपादक थे जिनके सामने मालिक भी नतमस्तक होते थे। तो संपादक के पास एक स्टेनोटाइपिस्ट भी होते हैं, तो एक श्रीवास्तव साहब उनके स्टेनोटाइपिस्ट थे। तो उस जमाने में बड़े बड़े नेता नवभारत टाइम्स में जाते थे तो संपादक के दरवाजे पे हाथ मार के नहीं जाते थे अंदर। अडवाणी जी भी आते थे कई बार अपना लेख लेके। उस समय वैसा था आशीष जी, मैंने आंखों से देखा है कि जब लोग, अडवाणी जैसे लोग भी अपना लेख लेके आते थे नवभारत में, तो वो 2 मिनट बाहर बैठते थे, फिर मैसेज जाता था, फिर उनको बुलाया जाता था। तो ये जो श्रीवास्तव साहब थे, ये सबको एंटरटेन करते थे। तब इनके पिताजी अशोक श्रीवास्तव थे। हाँ भाई साहब, चाय, भाई स्टेनोटाइपिस्ट थे, आपके लिए चाय अभी साहब पिए थे उनके, तो भाई आपके चाय अभी साहब, थोड़े से एक मीटिंग में है, बस 2 मिनट इस टाइम। राजेंद्र माथुर जी की डेथ हो गई, नए संपादक आए, तो नए संपादक अपने पिए रखेंगे, तो ये बेरोजगार हो गए, तो अडवाणी जी के पास गए, माथुर साहब तो नहीं रहे, अब मेरा क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आ जाओ।
तो ये अडवाणी जी के पर्सनल स्टाफ में गया। अडवाणी जी के पर्सनल स्टाफ में जाने के बाद ये तो अडवाणी जी ने जितने भी, मतलब अडवाणी जी को जितना मैं जानता हूं कि यदि कोई जाए उनके पास, भाई मेरी भी मतलब मैं भी जाता था तब, यदि वो उस समय गृह मंत्री थे तब तो मिलना ही मुश्किल था, क्योंकि जो उनके जो दीपक चोपड़ा थे वो भगवान थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे रहते थे वहां पे और वो मंत्री को ही झटके देते थे। तो आज दीपक चोपड़ा बड़े प्यार से मिलते हैं, शायद उस समय मिलते तो हम भी बात करते, लेकिन बाद में हमारा भी आना जाना था। तो तब एक बात थी अडवाणी जी की, अडवाणी जी पूरे अपने स्टाफ के परिवार की चिंता करते थे। तो इनका बेटा पढ़ कहा तो वे दूरदर्शन में लगवा दिए। तो अडवाणी जी के कृपा से दूरदर्शन में लगे। अब देखो कितना अपॉर्चुनिस्ट होता है आदमी। जिस अडवाणी जी को बर्फ में लगाया मोदी जी ने, इन्हें मोदी जी की टांग पकड़ ली। तरक्की चाहिए इंसान को। ये भूल गए कि ये दूरदर्शन में क्यों है, ये भूल गए कि इनके घर की रोजी रोटी कैसे अडवाणी जी ने चलाई। ये बस दूरदर्शन में एंकर हो गए और जितनी फटेती करोगे उतना ज्यादा एंकर। अब क्या हुआ, इनकी इतनी भी चरण पादुका धो धो के पिए, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ का पैकेट किसी और को मिल गया। तो अब ये कंपटीशन है दिखाने के लिए। हम बोलते एक दिन हम ओपन चैलेंज करते, हमको बुलाइए दूरदर्शन 2 टूक पे, हम बता देते कि कौन किसकी चरणों की धूल है। लेकिन आशीष चित्रांशी, अशोक वानखेड़े सब बैंड है इन जगह पे। अरे प्राइवेट चैनलों पे बैंड है तो सरकारी चैनलों पे तो सोचो ही मत आप। हम लोग को बुलाएंगे कहाँ ये सर। तो ये उस स्थिति से आए हुए लोग हैं। तो इनको पत्रकारिता थोड़ी आती है, इनको सिर्फ आरती उतारना आते हैं। और वर्तमान में उनको लगा कि भाई करोड़ का पैकेज भी मिल सकता है यदि अच्छी तरह से जूते चाटो। तो आज के डेट में जूते चाटने का मतलब सिर्फ महिमा मंडन करने का ही नहीं है। राहुल गांधी को जितनी गालियां दोगे उतने भी आपके मार्क बढ़ते हैं। तो ये राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल गांधी के चरणों की, सावरकर की धूल नहीं है। राहुल गांधी को मत करो। सावरकर का तो कोई परिवार का कोई इतिहास तो था नहीं, सावरकर ने इतिहास लिख दिया माफीनामे का। और इनके परिवार में जिस राहुल गांधी को धूल कहते हो, उस राहुल गांधी का नाम लेने की औकात है क्या इनकी, जिसके दादा परदादाओं ने अपनी पूरी संपत्ति देश को दान की हो, जिसके घर में 2-2 लोगों ने आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए हो, 2 प्रधानमंत्री। इनकी तुलना आप करोगे माफी मांगने वालों से, गजब। तो ये इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती और ये जवाब देना होगा इन। मैं कहता हूं भाई राहुल गांधी ने जो बोला, न्यायपालिका में मामला चल रहा है, न्यायपालिका तय करेगी। राहुल गांधी वीर सावरकर के बारे में बोलने की औकात नहीं रखते। आपकी क्या औकात है कि आप उस जगह पे बैठे हो? क्या है आपकी औकात? नहीं तो सावरकर पे ही आपको बात करनी है तो आ जाओ सामने, न्यूज लॉन्चर पे इनवाइट करता हूं, न्यूज लॉन्चर पे इनवाइट करता हूं, आ जाओ सामने सावरकर पे बात करने के लिए। हम बताते हैं आपको, तथ्यों पे बात होगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बात नहीं होगी, डॉक्यूमेंट रखूंगा सामने। ये सब मुद्दापूर्ण बात करते हैं। अपने ही स्टूडियो में बैठ के उधर वो जरा दूरदर्शन में जरा अंडे के बाहर निकलो ना, दूरदर्शन के बाहर। चलिए इजाजत दीजिए हमें। सावरकर के चक्कर में आज देखिए, जिस दिन पुलिस खोज रही है उसी दिन खबर आ रही है कि सावरकर के पोते ने भी मान लिया है कि मेरे दादा जो है माफी भी थे उसी दिन। बताओ क्या जोरदार तमाचा है गाल पे। सावरकर के जूते सोल, चप्पल की सोल देख रहे थे, उधर पोते ने वही सोल उठा करके दे दिया गाल पे, लेके घूमो अब। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।